तो दोस्तों पॉइंटिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न, पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है। पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया था। क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। आपसे एक और प्रश्न बन सकता है कि क्यूरेरे शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, कथन किसका है। तो मैंने बताया था आपको सभी क्रियाएं सम्मिलित, दो वर्डों को पकड़ना है। सम्मिलित वर्ड किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी, कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुई है, उनको मुनरो ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। तो बताया था मैंने शिल्पकला पाठ्यक्रम, कला केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। गांधी जी से संबंधित एक और बात जान लीजिए, गांधी जी आपके व्यावसायिक शिक्षा के समर्थन में थे। गांधी जी ने व्यवसाय को लेकर कई सारे कथन भी दिए हैं, तो याद रखें गांधी जी व्यवसायिक शिक्षा के समर्थन में थे। अगला प्रश्न है आपका, कलाकार शिक्षक के हाथ में वह पाठ्यचर्या एक साधन है, डॉट डॉट करके। परिभाषा आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमने पूरी नहीं लिखी है, केवल आपको मेन वर्ड पकड़ने हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर शिक्षक दिया होगा, पाठ्यचर्या दी होगी और शिक्षार्थी ब्रैकेट के अंदर दिया होगा। 2020 में इस कथन को पूछा गया था बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत। तो आप बीएड सेकेंड ईयर 2020 में इस कथन को पूछा गया था, तो कनिंघम ने दिया था, इसलिए याद कर लीजिए ये कथन किसका है, कनिंघम का कथन है ये। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम क्या है। तो पुस्तक केंद्रित को अन्य नाम से कह सकते हैं विषय केंद्रित। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या छात्र केंद्रित होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं। देखिए पहली यूनिट में भी 2 बार रिपीट हुआ था और दूसरी यूनिट में भी इसे पूछा गया है। 5 तत्व हैं, डिटेल में आपको बताए भी गए थे। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया था। देखिए पहली यूनिट में इसे भी पूछा गया था और दोबारा फिर पूछ लिया। जब भी बात प्रकृतिवादी की आ जाएगी तो इसके समर्थन में या इसके जनक रूसो थे। अगला प्रश्न है आपका, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधित्व कौन कौन से विद्वान करते हैं। तो सबसे पहले आपके 3 विद्वान हैं, सुकरात, प्लेटो और इसके हैं हीगल। ये तीनों ही आदर्शवादी विचारधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है आपका, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए आपकी उपयुक्त विधि है क्रिया विधि। अगला प्रश्न है आपका, 3Rs का क्या मतलब है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो इसका अर्थ होता है पढ़ना, दूसरा होता है लिखना और एक और होता है अंक गणित। यानी कुल मिलाकर गणित से मतलब है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से भाग हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के आमतौर पर 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी और अगला है पाठ्यक्रम। लेकिन आपसे पूछ सकता है किस विद्वान ने शिक्षण प्रक्रिया के 4 भाग बताए हैं। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में इमैनुअल कांट ने एक चीज और जोड़ी थी, वो वातावरण को उन्होंने शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान बालक का कहाँ से अध्ययन करता है। तो बाल मनोविज्ञान बालक का पूर्व गर्भधान से, ये आगे लगा हुआ शब्द, पूर्व गर्भधान से किशोरावस्था तक, केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम
छात्र केंद्रित होता है। देखिए, पाठ्यक्रम की बात आ जाए तो पाठ्यक्रम किस दार्शनिक की होता है? प्रकृतिवादी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन सवालों में। अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे, किस दार्शनिक आधार पर शिक्षा छात्र केंद्रित होती है? तो छात्र केंद्रित अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपकी प्रयोजनवादी है, और अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो वह प्रकृतिवादी है। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो मैंने अभी बताया था, पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। चाहे पाठ्यक्रम हो चाहे शिक्षा हो, दोनों ही छात्र केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन एक प्रक्रिया होती है आपकी जिसे आप सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, वो हमेशा कक्षा केंद्रित रहती है। अगला प्रश्न है आपका, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? देखिए, महत्वपूर्ण विद्वान है आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। हाँ, अगला प्रश्न है आपका, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, यह कथन किसका है? देखिए, लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है यानी ये प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। कौन थे? प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे रूसो। ये प्रकृति को सबसे बड़ी शिक्षिका मानते थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा है। आपसे एक और प्रश्न बन सकता है, बाल मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो बाल मनोविज्ञान भी आपकी मनोविज्ञान की ही शाखा है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुझे लगता है यूनिट फर्स्ट में ये क्वेश्चन बताया गया था आपको। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है नेतृत्व, नेतृत्व देना। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। मानव व्यवहार का या केवल व्यवहार का, कुछ भी कह सकते हैं। मानव व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बन सके, यह कथन किसका है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि व्यावसायिक शिक्षा के समर्थन में आपके महात्मा गांधी जी थे, इसलिए इन्होंने अपनी कई परिभाषाएं भी दी हैं। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ था? यथार्थवादी विचारधारा का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। यथार्थवादियों ने ही शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति लाने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका, कुंठा की दशा में बालक कैसा बन जाता है? देखिए, कुंठा कहते हैं आपकी नेगेटिव इमोशंस, और इसी कारण बालक आक्रमणकारी बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका, यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या में कितने विषयों को शामिल किया है? तो पाठ्यचर्या में 25 विषयों को शामिल किया है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक का है उतना ही महत्व किसका है? तो जितना महत्व बालक का है उतना ही महत्व आपका पाठ्यक्रम का है। शिक्षा प्रक्रिया के 3 ही स्तंभ होते हैं आमतौर पर, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवादियों को दिया जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है, यथार्थवादियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्तर पर अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो आपका जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है वो राज्य स्तर को देखते हुए है। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां आपकी तीव्र होती हैं, इसलिए उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता कौन है? दोनों ही बातें कह सकते हैं, समर्थक भी कह सकते हैं और जन्मदाता भी कह सकते हैं। जॉन ड्यूवी। कौन है प्रयोजनवादी? जॉन ड्यूवी।
अगर आपसे पूछ ले प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक तो आप कहेंगे रूसो। अगला प्रश्न है आपका, अंधे बालक को किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो अंधे बालक को ब्रेल लिपि, ये एक विधि होती है आपकी ब्रेल लिपि, जिससे कि अंधे बालकों को पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है, आपके अक्षर उभरे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। 2020 में इस कथन को पूछा गया था। मैंने बताया था पर्यावरण शब्द जहां भी दिख जाए आपको समझ जाना एनन, ये कथन किसका है? एनन का है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हो चुके हैं? तो अब तक 5 प्रारूप जारी हो चुके हैं। अगर यहीं पर आ जाए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के, उसके भी अब तक 5 ही प्रारूप जारी हुए हैं। विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक कौन होता है? तो जितने भी आपके विद्यालय के कार्य हैं उन सभी का संचालक आपका शिक्षक होता है, जो सारे ही कामों को करता है। इसने आपका मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? तो मौखिक भाषा आपकी अनुकरण, यानी अनुकरण से ही हम मौखिक भाषा को सीखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? तो जाहिर सी बात है उन्हें समझाकर, ना कि उन्हें मार पीट कर, उन्हें समझाकर। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास, यानी मल्टीपल डेवलपमेंट ही शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका 36, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो अधिगम में सबसे ज्यादा जो रुचि होती है, सबसे ज्यादा दिलचस्पी छात्र लेता है, वो दृश्य श्रव्य सामग्रियों से ही सबसे ज्यादा छात्र के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्व टीचर को दिया जाता है, यानी कि शिक्षक। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, उसके बाद अगली होती है किशोरावस्था। तो यही 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम से ज्ञान के अलावा क्या हासिल किया जाता है? तो अधिगम से ज्ञान तो मिलता ही है, यानी सीखने से ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही अनुभव भी हासिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन पूछी जाए तो आप कह देंगे सन 1961 में। पूछ ले कहाँ हुआ था? तो स्टैनफोर्ड विनय विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ था? स्टैनफोर्ड विनय विश्वविद्यालय में। इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था? तो मनोविज्ञान का प्रारंभ आपका हुआ था 1879 में, जर्मनी में हुआ था। किसने किया था? विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को खोला था। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? तो हो गया। अगला प्रश्न है आपका, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया था। इनका नाम था हल, इनका पूरा नाम था कोतुअल हल। अगला प्रश्न है आपका, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? तो छात्रों के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं वो होते हैं नैतिक गुण। इन्हें उर्दू में कहते हैं अच्छे अखलाक। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेट सीटेट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान।
अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय पर्यावरण में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्थानीय पर्यावरण में आपका गांव का भी अध्ययन किया जाता है और शहर का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि गांव कोमा शहर दोनों का अध्ययन किया जाता है। सीखने की खेल विधि किसके लिए उपयोगी है? तो आपकी जो सीखने के अंतर्गत खेल विधि दी गई है वो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है, केवल जिसका उपयोग हम केवल बाल्यावस्था में ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोग विधि से छात्र कैसे सीखते हैं? जाहिर सी बात है, प्रयोग का मतलब होता है करके सीखना, यानी छात्र करके सीखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण कैसा होता है? मैंने आपको पीछे बताया था, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा केंद्रित होता है, कक्षा केंद्रित होता है, जबकि बाकी सारी चीजें आपकी छात्र केंद्रित होती है। जैसे कि शिक्षा छात्र केंद्रित होती है, पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण आपका कक्षा केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है आपका, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, क्योंकि अतुल के मॉडल पेपर में आपका दिया है जॉन ड्यूवी 2021 में, लेकिन संजय के मॉडल पेपर में आपका रॉस दिया है, कॉल रॉस। तो दोनों में से आपको देखना है सही कौन सा है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको रॉस ही मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप रॉस पर ही टिक करें। अगला प्रश्न है आपका, जो छात्र पढ़ने में कमजोर है उसके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? जो छात्र पढ़ने में कमजोर है उसके प्रति आप किस प्रकार का नजरिया रखेंगे? तो उसके प्रति सहानुभूति रखें। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने में सबसे प्रभावी तत्व क्या है? तो सबसे प्रभावी तत्व है आपका शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां जितनी अच्छी तरीके से आप शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी कक्षा उतनी ही रुचिकर बन जाएगी। तो इसी के साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।